नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के इस कार्यक्रम में हम बताते हैं दिन भर की 5 बड़ी खबरें और करते हैं उनका विश्लेषण। तो आइए अब एक नजर डाल लेते हैं पहले उन 5 बड़ी खबरों की हेडलाइंस पर। कर्नाटक में हिजाब को लेकर बढ़ रहा बवाल, कई शहरों में प्रदर्शन। पंजाब कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में मनीष तिवारी को नहीं मिली जगह। पंजाब में कांग्रेस के सीएम चेहरे का कल हो सकता है ऐलान, बढ़ सकता है कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह। राजनाथ सिंह बोले, जाति और धर्म पर ना हो राजनीति, अखिलेश को घेरा। ओवैसी पर हमले में विवाद जारी, ओवैसी के समर्थन में आए बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी। पहली खबर कर्नाटक से है। कर्नाटक में हिजाब को लेकर दूसरा शाहीन बाग बनने जा रहा है। सरकारी कॉलेज में हिजाब पर बैन लगाए जाने के खिलाफ कर्नाटक में जगह जगह मुस्लिम छात्र छात्राओं ने धरना शुरू कर दिया है। इन लोगों का बस एक ही सवाल है कि तमाम लोग अपने प्रतीक चिन्हों के साथ कॉलेज यूनिवर्सिटी में आते हैं, हमें उस पर ऐतराज नहीं है, तो फिर हिजाब पर ऐसा ऐतराज क्यों? इस बीच इस मामले की सुनवाई कर्नाटक हाई कोर्ट में अगले हफ्ते होने वाली है। उधर कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने शिक्षा विभाग से कहा है कि वो सभी सरकारी कॉलेजों के लिए एक ड्रेस कोड यानी कि वर्दी बनवाए। कैसे शुरू हुआ ये विवाद, ये जान लेते हैं। दरअसल ये विवाद 1 महीने पहले उडुपी के सरकारी कॉलेज से शुरू हुआ था। वहां मुस्लिम छात्राओं को हिजाब के साथ क्लास में आने से रोक दिया गया। फिर कुंडापुरा के सरकारी कॉलेज में भी हिजाब बैन हो गया। इसी तरह भद्रावती के सरकारी कॉलेज में भी हुआ और इस समय कर्नाटक के हर सरकारी कॉलेज में हिजाब पहनने वाली मुस्लिम छात्राओं को क्लास में आने से रोका गया है। कर्नाटक के तमाम शहरों और कस्बों में शुक्रवार से मुस्लिम छात्र छात्राएं शिक्षण संस्थानों के सामने धरना देकर बैठ गए हैं। इस आंदोलन में उनके माता पिता भी शामिल हो गए हैं। कर्नाटक में शाहीन बाग वाली स्थिति धीरे धीरे बन रही है। देश के अन्य शहरों से भी कर्नाटक के हिजाब आंदोलन को समर्थन मिलने लगा है। तमाम मुस्लिम संगठनों और नेताओं ने कर्नाटक के सरकारी कॉलेज में हिजाब बैन का विरोध भी किया है। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने हिजाब का समर्थन करते हुए बीजेपी पर इस मामले का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार के गलत रवैये की वजह से उनकी पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। उडुपी कॉलेज की छात्रा अलमास ने कहा है कि हम सरकारी कॉलेज में क्यों आए, क्योंकि हम एक निजी कॉलेज की फीस नहीं दे सकते थे। दूसरे लोग अपने धार्मिक रीति रिवाजों का पालन कर सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं? हालांकि हिजाब के विरोध में अब दूसरी ओर से भी एक नया विरोध शुरू हुआ है। नए तरीके का विरोध है और उसमें यह है कि अब जो दूसरे पक्ष के छात्र छात्राएं हैं वो भगवा शॉल या भगवा स्कार्फ पहनकर कॉलेज की तरफ पड़े हैं। हालांकि उनको कॉलेज में एंट्री नहीं दी गई है, ये अभी तक यहाँ पर खबर है, लेकिन कहा जा रहा है कि उनको हिंदू संगठनों ने भड़काया है। लगातार ये मामला आगे बढ़ रहा है और भड़क भी रहा है और अब देखते हैं इसका आंदोलन किस ओर पहुंचता है। हालांकि सवाल ये भी उठाया जा रहा है, छात्र छात्राओं का ये भी कहना है कि स्कूल कॉलेज में जो सिख छात्र आते हैं उनको पगड़ी पहनने से नहीं रोका जाता है और जो हिंदू छात्र आते हैं वो अगर चोटी रखना चाहते हैं या कुछ कलावा बांधना चाहते हैं उन पर भी कोई आपत्ति नहीं है। मिशनरी कॉलेज में स्कूलों में अगर हिंदू और मुस्लिम दोनों तरीके के छात्र जाते हैं और वहां पर जो 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 प्रार्थनाएं होती हैं उनमें शामिल होते हैं तो कोई भी उसमें दिक्कत नहीं आई है। तो हिजाब पर ये दिक्कत क्यों है और अगर इस प्रकार से ये दिक्कतें शुरू होंगी तो फिर ये केस लंबा जाएगा और बहुत ही खराब स्थिति या खराब मोड़ ले सकता है। इस खबर में जो भी अगली अपडेट होगी वो सोमवार को अगले बुलेटिन में बताई जाएगी। तब तक बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। दूसरी खबर पंजाब से है। पंजाब के विधानसभा चुनाव के लिए जारी की गई कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में सांसद मनीष तिवारी और वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद का नाम नहीं है, यानी उनको इस सूची में जगह नहीं मिली है। कांग्रेस ने पंजाब के लिए 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इसमें सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा बिहार से आने वाली पूर्व विधानसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी की जगह इसमें है, उनको जगह इसमें मिली है। लेकिन पंजाब की आनंदपुर साहिब लोकसभा सीट से सांसद मनीष तिवारी को पार्टी ने स्टार प्रचारकों में शामिल नहीं किया है। गुलाम नबी आजाद भी पंजाब में कांग्रेस के लिए लंबे वक्त तक काम कर चुके हैं। बताना होगा कि गुलाम नबी आजाद और मनीष तिवारी कांग्रेस में असंतुष्ट नेताओं की समूह यानी कि जीत का हिस्सा है। मनीष तिवारी ने इस मामले में प्रतिक्रिया दी और कहा कि इसकी वजह अब सार्वजनिक है। उन्होंने कहा कि अगर इसमें नाम होता तो ये आश्चर्य होता और उल्टा अगर इसका उल्टा होता तो ये आश्चर्य की बात होती।
मनीष तिवारी जैसे वरिष्ठ नेता का पार्टी की ओर से स्टार प्रचारकों की सूची में जगह न दिया जाना इस बात को बताता है कि पंजाब कांग्रेस के अंदर घमासान मचा हुआ है। तिवारी लंबे वक्त से कांग्रेस नेतृत्व को असहज करने वाले ट्वीट करते रहे हैं। तिवारी केंद्र में मंत्री रहे हैं और एक वक्त में राहुल गांधी के करीबी नेताओं में भी शुमार रहे थे। कांग्रेस में जो उथल पुथल है उसका कारण अभी बीते दिनों भी देखा गया, जब गुलाम नबी आजाद को सरकार ने पद्म सम्मान से नवाजने का ऐलान किया तो कांग्रेस के अंदर ही दो सुर दिखाई दिए। एक सुर था उनको बधाइयां देने का और दूसरा सुर था कि उन्होंने ये पद्म सम्मान स्वीकार क्यों किया, क्योंकि कुछ लोगों ने इसे स्वीकार करने से इनकार भी कर दिया था। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तीसरी खबर भी पंजाब से ही है। पंजाब में कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी पंजाब के सीएम उम्मीदवार यानी कि कांग्रेस का जो सीएम उम्मीदवार होगा उसके चेहरे का ऐलान कर सकते हैं। कांग्रेस की ओर से ये इस दावे का खंडन किया जा रहा है कि ये ऐसा नहीं होगा कि रोटेशनल सीएम हो, यानी कि 2.5 साल का सीएम दे दिया जाए। वो ऐसा नहीं होने वाला है, एक सीएम का चेहरा घोषित किया जाएगा। सीएम चेहरे को लेकर पंजाब में बहुत दिनों से जो बवाल है, जो अंतर्कलह है पंजाब कांग्रेस के अंदर चल रही है। सिद्धू लगातार आवाज उठा रहे हैं और अब तो वो आला कमान के खिलाफ, अब कहें या कि शुरू से ही आला कमान के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। और राहुल गांधी के साथ मंच पर चन्नी और सिद्धू ने कहा कि हमें सीएम उम्मीदवार के चेहरे का आप ऐलान कर दीजिए, जो भी होगा उसको हम मानेंगे। राहुल गांधी ने उस मंच से भी कहा और उसके बाद ट्वीट करके कहा कि वो ऐलान करेंगे, लेकिन उसके बाद भी सिद्धू शांत नहीं हुए हैं। सिद्धू ने अब बीते दिनों ये भी कहा है कि कांग्रेस यानी कि जो आलाकमान है उसको एक कमजोर सीएम चाहिए है। उन्होंने जनता से ये कहा, उन्होंने कहा कि जनता डिसाइड करेगी कि सीएम कौन होगा। ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर जो सर्वे हुए हैं उसमें चन्नी का नाम आगे है, तो उसके कारण फ्रस्ट्रेशन में सिद्धू ने ऐसे बयान देने फिर से शुरू किए। लेकिन राज्य में पार्टी के नेताओं के भीतर जो लड़ाई चल रही है उसमें ऐसा नहीं लगता है कि पार्टी सत्ता में लौटने के लिए गंभीर हो। पंजाब में कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर पार्टी के भी अंदर नेता आमने सामने आते रहे। ऐसे में सवाल है कि ये पार्टी खुद ही पंजाब को अपने हाथों से फिसलने देना चाहती है। देखते हैं कल क्या होगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर उत्तर प्रदेश के चुनाव से संबंधित है। उसमें यह है कि रक्षा मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के बलदेव विधानसभा में एक जनसभा में बोलते हुए एक बार फिर कहा कि जाति और धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने ऐसा करने का आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाया। उन्होंने कहा कि राजनीति लोगों के कल्याण और विकास पर होनी चाहिए, ना कि सरकार बनाने के लिए राजनीति जाति और धर्म पर आधारित होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी जाति और धर्म पर राजनीति करती है, ये उन्होंने कहा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई, उसमें केवल 3 लोग ही मारे गए थे। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार के हवाले से ये कहा जा रहा है कि गलवान में चीन के 2 या 4 सैनिक नहीं बल्कि 38 से 50 सैनिक मारे गए थे। उन्होंने दावा किया कि भारतीय जो सीमा है वो पूरी तरह से सुरक्षित है, उस पर कोई चिंता की बात नहीं है। हालांकि राजनाथ के बयानों के विपरीत योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान लगातार एक धर्म विशेष को निशाना बनाते आते रहे हैं। पिछली बार भी जब राजनाथ ने कहा था कि धर्म के नाम पर राजनीति ना हो, उसके अगली ही सुबह योगी आदित्यनाथ ने उनकी बात को अनदेखा करते हुए ट्वीट किया था। उन्होंने उनसे पूछा गया था कि प्रधानमंत्री मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा देते हैं, और लेकिन बीजेपी ने किसी भी मुसलमान को टिकट क्यों नहीं दिया? आपका मुसलमानों से क्या रिश्ता है? इस पर योगी ने कहा कि मेरा वही रिश्ता है उनके साथ है जो उनका रिश्ता मुझसे है। उन्होंने कहा कि जिसका विरोध भारत से होगा, भारतीयता से होगा, स्वाभाविक रूप से हमारा उससे विरोध है। जो भारत से प्यार करता है, हम उससे प्यार करते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की। एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर गोली चलाने वाले शख्स ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस पूछताछ के दौरान मुख्य अभियुक्त सचिन शर्मा ने कहा कि उसने हत्या के इरादे से गोली चलाई थी। सचिन ने कहा कि वो असदुद्दीन ओवैसी के भाषणों से काफी नाराज था, इसलिए उसने अपने नजदीकी दोस्त शुभम के साथ मिलकर ओवैसी की हत्या करने की साजिश बनाई थी। उसने ये भी बताया कि वो बड़ा नेता बनना चाहता था। सचिन ने पुलिस को बताया कि जब उसने ओवैसी पर फायरिंग की तो वो नीचे झुक गए और उसके बाद उसने नीचे की ओर गोलियां मारी और सोचा कि उन्हें गोली लग गई है और इसके बाद वो वहां से भाग गया। सचिन ने पुलिस को बताया कि वो कई दिनों से ओवैसी पर हमले की योजना पर काम कर रहा था। ओवैसी कहां-कहां जाने वाले हैं, सोशल मीडिया के जरिए वो इस पर निगाह रख रहा था और हमले के मौके की तलाश के लिए उनके कई बैठकों में शामिल भी हुआ था।
वहीं ओवैसी पर हुए हमले को लेकर हिंदू सेना का बयान सामने आया है। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कहा है कि ओवैसी पर हुआ हमला एक चेतावनी है, क्योंकि गोली शीशे के अंदर भी जा सकती थी, लेकिन हिंदू सेना के कार्यकर्ता सिर्फ चेतावनी देना चाहते थे। विष्णु गुप्ता ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि हिंदू सेना सचिन और शुभम को कानूनी सहायता भी देगी और उन्हें सम्मानित करेगी। उन्होंने कहा कि ओवैसी आग उगलना बंद कर दें। हालांकि बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ओवैसी का समर्थन किया है और कहा है कि ओवैसी उस राष्ट्रवादी नहीं है, लेकिन देशभक्त हैं। वो ये नहीं मानते हैं कि हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक है, लेकिन वो देश की सुरक्षा के लिए आगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग तर्कहीन हैं, जो तर्कों पर भरोसा नहीं करते हैं, वो ही ओवैसी पर हमला कर सकते हैं और ये काम बर्बर है। उन्होंने इसकी आलोचना की। तो ये थी 5 खबरें जो जिनके बारे में अभी मैंने आपको विस्तार से बताया। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।